वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट सेशन। हम पिछली 2 क्लासेस में ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारा 3rd लेक्चर होगा और इसमें हम सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, हमने इन दोनों के एमसीक्यूज देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द 3rd चैप्टर, सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें कुछ पेयर्स है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये स्कॉलर्स के नेम है और इनके बारे में डिस्क्रिप्शन है कि इन्होंने क्या बोला था इंडियन फेडरलिज्म को डिस्क्राइब करके। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहले इन्होंने बोला है, ग्रैनविले ऑस्टिन ने बोला है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अगर आपने थोड़ा बहुत फैक्चुअल है, ये मतलब बेसिक्स है जो मेंस में काम आता है और ऐसे प्री में भी पूछ लेते हैं वनडे एग्जामिनेशन में। तो ये स्टेटमेंट अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आप इसको करेक्ट करोगे कि जो ग्रैनविले ऑस्टिन ये बहुत फेमस स्कॉलर रहे हैं और उन्होंने ये बोला था, ठीक है, कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो इंडियन फेडरलिज्म है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। ठीक है, उसके बाद में केसी वेरे ने बोला है कि बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। नहीं, इन्होंने ये बोला है कि ये क्वासी फेडरलिज्म है। इन्होंने इसको इंटरचेंज कर दिया। ये मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में से कर देते हैं कि ये इंटरचेंज कर देते हैं। जो केसी वेरे उन्होंने बोला था कि क्वासी फेडरलिज्म है, जो इंडियन फेडरलिज्म है वो। ठीक है, उसके बाद में मॉरिस जोन्स ने ये कहा था कि ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है। तो ये हमें यहाँ से समझ आ गया कि ये इन्होंने यहाँ पे इंटरचेंज किया है, तो ओनली वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट सीक्स टू लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। करेक्ट स्टेटमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट को क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो ऑफकोर्स ये लिमिट है। जैसे फंडामेंटल राइट्स है तो वहाँ पे पता है कि रिजर्वेशन किसको देना है और किसको नहीं देना है स्टेट के आर्बिट्री एक्शन के अगेंस्ट में। ठीक है, तो ऑफकोर्स लिमिट तो है ही कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ द स्टेट पे। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, इट इंक्लूड्स प्रोविजंस दैट इंश्योर बोथ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड कम्युनिटी राइट्स। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। फंडामेंटल राइट्स है, उसमें हमें इंडिविजुअल राइट्स की भी बात की है और कम्युनिटी राइट्स की भी बात की है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड देखो, इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न लिबरल आइडियोलॉजीज। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने वेस्टर्न से ली है, बहुत सारी क्या मैक्सिमम चीज़ें हमने वहीं से ली है। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, डीपीएसपीस है, तो ये हमने वेस्टर्न आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुए हैं हम लोग। ठीक है, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी ये हमने फ्रेंच से लिया है। फंडामेंटल राइट्स हम यूएसए से इंस्पायर हुए हैं। तो ये डीपीएसपी जो है वो इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इस हिसाब से तो हमारे ऑल ऑफ द थ्री इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर से वैसे सारे क्वेश्चन इसी कॉन्टेक्स्ट में आएगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में बताओ। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है द टर्म फेडरेशन इज मेंशन इन आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इस चीज़ को अच्छे से समझना है। यहाँ पे जो फेडरेशन होता है ना, उसका मतलब होता है, जो फेडरेशन होता है उसका मतलब होता है कि कोई एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उनका एक फेडरेशन है कि उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बने हैं वो लोग, सबने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम 50 स्टेट्स हम साथ में रह रहे हैं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट वो लोग ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फेडरेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा कि फेडरेशन होगा तो जो स्टेट्स होंगे, जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, तो इन सब स्टेट्स को अपना अधिकार होगा कि वो कभी भी ये जो फेडरेशन है, ये जो इंडिया एक यूनियन बनाया हमने, इसको वो छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, और अम्बेडकर जी ये नहीं चाहते थे कि इंडिया की जो यूनिटी इंटीग्रिटी उसको थोड़ा भी हार्म हो, तो हमने ये वर्ड फेडरेशन नहीं यूज़ किया है। ठीक है, तो हमने ये वर्ड, इंडिया इज़ नॉट अ फेडरेशन ऑफ स्टेट, इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो वर्ड हमने क्या मेंशन किया, यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इंडिया इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत बार पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड देखो, देर इज़ अ प्रोविजन फॉर अ कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दैट ऑफ द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है, देखो आपने ये कॉन्फिडेंस मोशन सुना होगा कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ रहा है, पर देखो जो कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस है ना, ये एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। ठीक है, पहली बात तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 में सिर्फ ये मेंशन है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है टू द लोकसभा। ठीक है, टू द पार्लियामेंट। तो जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का ऐसा कोई रोल नहीं है। दूसरी चीज़ कि हाँ, ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में होता है ये चीज़,
कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। इसमें क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो विड्रॉ कर सकती है अपना जो कॉन्फिडेंस है रूलिंग गवर्नमेंट से, अगर जो उसकी सक्सेसिव गवर्नमेंट है उसके पास अगर पॉजिटिव मेजोरिटी हुई तो। ठीक है, जैसे जो सक्सेसिव गवर्नमेंट है उसके पास अगर पॉजिटिव मेजोरिटी है, मतलब जो नेक्स्ट जो सक्सेसर आ रहा है इन लाइन, अगर उसके पास पॉजिटिव मेजोरिटी है तो जो रूलिंग गवर्नमेंट है उससे अपना कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट निकाल सकता है। ठीक है, तो ये होता है कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस। ऐसा इंडिया में नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। ठीक है, जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ है पर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मेंशन है। इंडिया के आर्टिकल 75 में सिर्फ इतना मेंशन है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। ओके, नेक्स्ट देखो, सिंस द इंस्पेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, कि जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सिंस द इंसेप्शन मतलब कि कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है जब से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई किया गया है हमारे कंट्री में, तब से उसके अंदर है ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, आर्टिकल 21। ठीक है, उसके अंदर ये मेंशन है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड, ठीक है, उसकी पर्सनल लिबर्टी से अगर इफ़ एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए? ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, कौन सा वाला? ये थर्ड फाइनल वाला। नेक्स्ट देखो, इसमें क्या है कि कंट्री दी हुई है और हमने कौन सा फीचर बोरोड किया है, वो ये तो बहुत इजी सा है, बेसिक सा फैक्चुअल है। हमने यूएसए से क्या लिया है? ये प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने यूएसए से नहीं लिया है, ये हमने जापान से लिया है। ठीक है, फ्रॉम द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव बोरोड दिस प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। क्योंकि अमेरिका में तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है ना। अगर आपने थोड़ी सी भी पॉलिटी पढ़ी है तो आपको इन दोनों में फ़र्क पता होगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है, तो अमेरिका में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है, तो ये वाला हमने यूएसए से नहीं लिया, जापान से लिया है, इस चीज़ को याद रखना। दूसरे देखो, ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने वहीं से लिया है। उसके बाद में है ये कनाडा से फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। इसको ऐसे याद रखना, सी से कनाडा, सी से सेंटर। तो जो सेंटर को पावरफुल बनाने के लिए जो भी हमने प्रोविजन लिया है वो मोस्टली कनाडा से ही लिया है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ओनली 2 पेयर इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला स्टेटमेंट है फिफ्थ वाला। इसमें हमें कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फेडरल फीचर है। देखो, 2 फीचर होता है, एक तो फेडरल होता है, एक यूनिटरी फीचर होता है। ठीक है, तो अभी हम फेडरल की बात कर रहे हैं, तो चलो इस पर फोकस करते हैं। पहले सबसे पहला देखो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो कॉन्स्टिट्यूशन की है वो यूनिटरी फीचर है, क्योंकि जो सेंटर है सिर्फ वही उसको अमेंड कर सकता है। ठीक है, तो ये वाला गलत स्टेटमेंट है। सेकंड देखो, डिवीजन ऑफ पावर, ऑफकोर्स ये फेडरल है क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर हो रही है सेंटर और स्टेट में। फेडरल यानी जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों में पावर शेयर होती है, यूनिटरी जो सेंटर से कंसंट्रेट करती है। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पावर फेडरल है। उसके बाद में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी फेडरल हो गया क्योंकि उसमें 7 शेड्यूल में सारी लिस्ट बांटी गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, तो ये इसमें आएगा फेडरलिज्म में। ठीक है, फेडरल फीचर है ये भी, ये दोनों फेडरल फीचर है। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेटेड जुडिशरी। देखो, एक तो 2 चीज़ें होती है, मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, इंडिपेंडेंट जुडिशरी और एक होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। तो जो इसको आप बेसिक सी ट्रिक बताती हूँ आपको, जहाँ पे इंडिपेंडेंट डी आ गया यानी फेडरल है, और जहाँ पे इंटीग्रेटेड आ गया यानी यूनिटरी टी है। तो डी और टी, इसको बेसिक्स ऐसे याद रखना। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ये क्या है। एक सेकेंड, लेट मी चेंज। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी वो होती है जो बाकी जो 2 टायर है यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से अलग है। ठीक है, वो हो गया इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी एक फेडरल फीचर है, ना सेंटर के अंदर है ना स्टेट के अंदर है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, तो इन सब की एक हायरार्की चल रही है। ठीक है, मतलब ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी एक साथ, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो ये ऐसा होता है, तो ये दोनों का डिफरेंस बता दिया मैंने आपको, बट आप इसको याद ऐसे ही कर पाओगे कि एग्जाम में, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इंटीग्रेटेड क्या था, इंडिपेंडेंट क्या था। तो आप इसको ऐसे याद रखना कि जो इंडिपेंडेंट है वो फेडरल है क्योंकि उसमें डी आ रहा है, और इंटीग्रेटेड में टी आ रहा है तो वो यूनिटरी हो गया। तो इसमें हमारा ओनली 2 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग। फिर से पेयर बता दिया, और हमने ये वाला फीचर कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमें वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला है कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ब्रिटिश से लिया है। मोस्टली जो हमारा पार्लियामेंट फीचर है वो हमने ब्रिटेन से ही लिया है, क्योंकि
उन्हीं का जो रूल था वो हमारे इंडिया में काफ़ी टाइम से रहा है, तो हम यूज टू थे। तो ये वाला जो कैबिनेट फॉर्म है ये हमने ब्रिटिश से लिया, तो ये गलत हो गया, इससे नहीं लिया है। दूसरा जो है वो फंडामेंटल राइट्स, ये हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। वहाँ पे भाई राइट्स को भयंकर वैल्यू दी जाती है। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में ऐसा होता है कि अगर कोई इंडियन फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है तो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, ठीक है। तो वी कांट हम ये नहीं कह सकते कि वो अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्रेस कर रहा है, कि उसको राइट टू एक्सप्रेशन है ये वो, तो वो फ्लैग को बर्न कर सकता है। बट यूएसए में ऐसा चलता है, अगर वो अपना फ्लैग बर्न कर रहे हैं तो उनके पास वो राइट है कि वो अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उनके वहाँ पे भयंकर फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट चलता है। तो ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट है, हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट देखो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गलत है, कनाडा से नहीं लिया है, ये हमने इरिस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। इसको ऐसे ऐसे याद रखना, इरिस की स्पेलिंग जो है और ये डायरेक्टिव IR, तो इसको थोड़ा ऐसे ट्रिक बना के करोगे तो आप भूलोगे नहीं इसको कभी। तो हमारा ये गलत हो गया, ओनली 1 पेयर इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें से हमें पूछा है कि इनमें से कौन सा यूनिटरी फीचर्स है, ठीक है। अभी ऊपर पढ़ के आए हम लोग, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया था। अब देखो इनमें से कौन सा यूनिटरी फीचर है। इमरजेंसी प्रोविजंस यूनिटरी फीचर है, सारी पावर सेंटर के पास चल जाती है। स्टेट्स नॉट इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। स्टेट नॉट, इसको देखना इन्होंने कितना कंफ्यूजिंग बनाया, इसको ये भी तो लिख सकते थे स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, इन्होंने नॉट और इन दोनों साथ में लगाया है, यानी जो स्टेट है वो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, यानी वो डिस्ट्रक्टिबल है। तो हाँ, हमने स्टेट्स को मर्ज किया है, हमने तेलंगाना बनाया है, हमने बहुत सारे स्टेट्स को यूनियन टेरिटरी में बनाया, तो हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्टेट्स को हटा भी सकते हैं, स्टेट्स को बना भी सकते हैं। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड देखो, नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ये भी करेक्ट है कि जो राज्यसभा है उसमें जो स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। राजस्थान और गोवा की सीट सेम नहीं है, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीट है, तो इक्वालिटी नहीं है स्टेट रिप्रेजेंटेशन में। तो ये भी कहीं ना कहीं यूनिटरी फीचर है कि बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन साइज एंड पॉपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये वाला जो फीचर है अगेन ये फेडरल फीचर है। सुप्रीमेसी ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी यानी सेंटर का पावर नहीं चल रहा है ना, स्टेट का भी रोल आ रहा है, स्टेट सेंटर दोनों के पावर इसमें डिवाइडेड है, तो ये फेडरल फीचर हो गया। तो हमारा ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट देखो, विथ रेफरेंस टू द डिफरेंस बिटवीन फेडरल फीचर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया, इनके जो फेडरल फीचर्स है उनके बीच में डिफरेंस बिटवीन हमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला देखो, इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन, करेक्ट है, मैंने अभी ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था अम्बेडकर जी वाला। सेकेंड, द स्टेट्स इन इंडिया प्रोवाइडेड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी वेयर स्टेट्स इन यूएसए हैव नॉट सच पावर, नहीं, ये इन्होंने ना उल्टा लिख दिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है कि अगर जैसे यूएसए का टेक्सास है तो उसके पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है कि उसकी जो स्टेट है उस पर दूसरा वाला स्टेट नहीं बोलेगा कि हमारा हमें आपका ये वाला स्टेट का हिस्सा हमारा है या ये वाला स्टेट का हिस्सा हमारा है, दे डोंट फाइट, उसके पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता है। जैसे बहुत सारे इंडिया में ऐसे एरिया है जो डिस्प्यूटेड है, जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में यहाँ पे कुछ एरिया डिस्प्यूटेड है, महाराष्ट्र कहता है हमारा, कर्नाटका कहता है हमारा, तो देयर आर डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया, ठीक है। तो इंडिया में जो बाउंड्री है उनके पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं है, और अगर गवर्नमेंट आ जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे कि नहीं ये जो एरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, हम उसको यूटी बनाएंगे, तो भी दोनों स्टेट्स कुछ नहीं कर सकते हैं। तो दे डोंट हैव द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्योंकि यूनियन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, पर अमेरिका में यूनियन स्ट्रॉन्ग नहीं है। अरे बात समझ में, मतलब यूनियन स्ट्रॉन्ग है बट स्टेट के पास भी अपनी इंटीग्रिटी है, अरे बात समझ में। तो यूएसए में जो सेंटर और स्टेट है उन दोनों के पास पावर है, देखो सेंटर और स्टेट, तो स्टेट के पास भी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है यूएसए में, बट इंडिया के अंदर क्या है कि सेंटर हैज़ मोर पावर इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी इन इंडिया, ओके। तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा हो गया गलत क्योंकि इन्होंने इंटरचेंज कर दिया। नेक्स्ट देखो, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर यानी राज्यसभा में ऑफ बोथ द कंट्रीज इज ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ईच स्टेट। इंडिया के लिए तो ये ठीक है, बट अमेरिका के लिए रॉन्ग है, क्योंकि अमेरिका में देखो 50 स्टेट्स है और हर स्टेट से 2 सीट्स जाती है, यानी टोटल 100 सीट्स, उनके पॉपुलेशन वाला सिस्टम नहीं है। अरे बात समझ में, तो ये इनकरेक्ट है, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट।
नेक्स्ट देखो, हाउ मैनी ऑफ द अबव रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हमें फीचर्स बताने हैं, तो वही जो अपने इंडिया में चल रहा है वही फीचर्स होंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। मेजोरिटी पार्टी रूल करेक्ट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द हाउस ऑफ द पीपल यानी लोकसभा। एग्जीक्यूटिव यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 75। ओके, नेक्स्ट देखो, डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस होता है हमारे यहाँ पे। मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर, ये देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा और द राज्यसभा, तो ये भी करेक्ट है। ऑल फोर इज द करेक्ट आंसर। इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलोइंग स्टेटमेंट से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट्स सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। करेक्ट है, हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री की सॉवरेनिटी भी है और जुडिशरी की सुप्रीमेसी भी है। नेक्स्ट देखो, इट प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट बट नॉट इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इनकरेक्ट है, हम अभी ऊपर पढ़ के हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। पहली बात तो इसने वन ऑफ द, तो इसने डायरेक्ट भी नहीं बोला कि लेंथीएस्ट है ही। पहली बात तो लेंथीएस्ट है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, पर इसने बहुत ही पॉजिटिव फ्रेम करने की कोशिश की है, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, फिर इसको हटा दो, एलिमिनेट कर दो। The length of the constitution depends on two factors, area and population. No, length of the constitution does not depend on area और population. Length of the constitution depend करती है कि उसके अंदर कितना आर्टिकल, कितने रूल्स हमने डाले हैं। वरना ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इट नेवर डिपेंड्स ऑन एरिया और पॉपुलेशन। ओके, सो सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड देखो, बोथ इंडिया एंड ब्रिटेन हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया कि ब्रिटेन डोंट हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इनकरेक्ट हो गया, यानी ऑल थ्री तो नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेंशन द टर्म फेडरल स्टेट। करेक्ट स्टेटमेंट है, मैंने आपको बताया था कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, इट डज नॉट मेंशन द वर्ड फेडरेशन, कहीं पे भी नहीं मेंशन है ये। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखो, द फंडामेंटल ड्यूटीज, नन वाला हटा दो, वर एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे इसको ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, और उस टाइम पे क्या था कि टोटल 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। उसके बाद में जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जो एजुकेशन से रिलेटेड था 2002 में, उसमें 11th ड्यूटी ऐड की गई थी। तो दो ही अमेंडमेंट हुए अभी तक, ये 42nd और 86th फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट दो करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस टू द सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट हैज सोर्स्ड प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हम अभी पढ़ गए थे कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने जापान से लिया है। ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ हमने जापान से लिया है, और अमेरिका से हमने लिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो एक जुडिशियल इन्वेंशन है इंडियन जुडिशियल फीचर में। ठीक है, उसके बाद में जो रूल ऑफ लॉ है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। ठीक है, तो ये तीनों नाम्स याद रखना, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसमें बहुत कंफ्यूज करते हैं लोग। जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है वो जापान से लिया है हमने, उसके बाद में ब्रिटिश से लिया है हमने रूल ऑफ लॉ, और हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट देखो, स्टेटमेंट तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द कैनेडियन Constitution has a great influence on federal feature of the Indian Constitution which is biased towards center। मैंने बताया था आपको, सी से कनाडा, सी से सेंटर, जो सेंटर की तरफ बाइस्ड है वो ज़्यादातर फीचर हमने कनाडा से लिया है, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, बी होगा इसमें। नेक्स्ट देखो, 14th क्वेश्चन, विद रेफरेंस फीचर अगेन, द डेमोक्रेटिक एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस सॉवरेनिटी इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इज दिस द करेक्ट स्टेटमेंट? जो सॉवरेनिटी है, जो डेमोक्रेटिक एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैंड इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल, नॉट द गवर्नमेंट, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल में साफ साफ मेंशन है दैट वी द पीपल ऑफ इंडिया, ओके। तो ये गलत है। सॉवरेनिटी जो है वो लोगों के हाथ में है, अरे बात समझ में उसके, क्योंकि फ्री और फेयर और रेगुलर इलेक्शन यही तो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है नेशन का। ये एक सेकेंड, उसके बाद में इट प्रोवाइड्स फॉर न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट इन रिलीजियस मैटर, ठीक है। तो ये करेक्ट है, रिलीजियस मैटर में न्यूट्रलिटी प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सर्टेन रिलीजियस राइट्स पे जैसे 24 से 29 30 तो माइनॉरिटीज़ वाले राइट्स है, वो भी है चलो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ के लिए, बट ठीक है स्टेट के पास न्यूट्रलिटी एंड रिलीजियस मैटर्स। इसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अभी बढ़ गया है तो ये करेक्ट है, दोनों सही है और हमें इनकरेक्ट बताना है, यानी ओनली वन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर बताया हमें कॉन्स्टिट्यूशन के रेफरेंस में बताना है, द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस टू इट्स सिटीजन, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, कोऑर्डिनेशन करता है, अश्योरेंस देता है सिटीजन को कि आपके फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होंगे अंडर आर्टिकल 32 एंड और भी अदर चीज़ें हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन और अश्योरेंस टू इट्स सिटीजन। नेक्स्ट देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये स्पेसिफाई करता है कि कौन सा मैटर कौन हैंडल करेगा, सोसाइटी में पावर, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होगी, ठीक है। तो ये भी स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन, तो बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगेन सोर्सेज पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सोर्सेज पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप इसको रट लेना आराम से, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजन और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने अडॉप्ट किए हैं वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। और ये वेमार कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्री का है, लेट मी टेल यू, ये जो है ये जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो वेमार कॉन्स्टिट्यूशन जर्मनी का है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा इमरजेंसी प्रोविजंस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। एक सेकेंड, इमरजेंसी प्रोविजंस और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स दो पूछा है इन्होंने, तो इमरजेंसी प्रोविजंस हमने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, तो इमरजेंसी वाला हमने वहाँ से लिया है, और जो सस्पेंशन है फंडामेंटल राइट्स का ये हमने लिया है वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको ऐसे याद करना, हिटलर था तो वो फंडामेंटल राइट्स लोगों के ख़त्म करने में बिलीव रखता था, किसी को भी उठा के मार देना ये वो, तो जो सस्पेंशन वाला है इमरजेंसी के टाइम पे वो हमने जर्मनी से लिया है। गॉट इट, तो ये गलत है। नेक्स्ट देखो, द आइडिया ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी इज़ अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमने वहाँ से लिया है। सेकेंड थर्ड देखो, द जुडिशियल रिव्यूज अडॉप्टेड फ्रॉम यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी करेक्ट है। यूएसए की जुडिशरी बहुत स्ट्रॉन्ग है और ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इससे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको ये बेसिक चीज़ पता है तो ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। अगर सपोज ये बॉर्डर है, इधर पाकिस्तान है, इधर राजस्थान है, तो कैन राजस्थान गवर्नमेंट हैव द ट्रीटी विद पाकिस्तानी गवर्नमेंट? नो, दे कांट हैव द ट्रीटी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन नहीं होता है, ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन हैव द ट्रीटी विद the extraterritorial legislation, okay. So center will have that power, not the state governments, so ये incorrect है। नेक्स्ट देखो, देर इज़ नो फिक्स टर्म ऑफ रूलिंग गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी करेक्ट है। अब हाँ, अपन कहने को कह देते हैं कि जो लोकसभा के टर्म है उसमें जो मेंबर्स है लोकसभा मेंबर्स उनका टर्म 5 years रहता है, गवर्नमेंट जो है वो 5 year रूल करेगी, बट अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो रूलिंग गवर्नमेंट को कभी भी गिराया जा सकता है। तो देर इज़ नो फिक्स टर्म, इमरजेंसी आ गई तो उस टर्म को बढ़ाया भी जा सकता है, तो दे कैन आइदर इंक्रीज द टर्म और दे डिक्रीज द टर्म, ठीक है। तो देर इज़ नो फिक्स टर्म ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। बस इतने ही क्वेश्चन थे, वी आर डन विद दिस चैप्टर, और नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।